हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो है तैयारी की प्रक्रिया बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप जो है इस वीडियो को जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। आज हम कराएंगे आपको इंडिया ईयर बुक 2020। ठीक है, ये लेक्चर है सेकंड। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप पहले ज़रूर देखें, बाद में आप ये सेकंड लेक्चर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर कराएंगे आपको थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे राजनीतिक संरचना और कृषि के बारे में। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार जबरदस्त करके। ठीक है, देखिए इसमें राजनीतिक संरचना में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, हम किस किस चीज़ों को देखेंगे। देखो, केंद्र और उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं हम, संघ कार्यपालिका देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, विधायिका, राज्यसभा, लोकसभा, संसदीय समितियां, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियंत्रक, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, केग जी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, केग बोलते हैं। रासायनिक शस्त्र हैं, संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण देखेंगे हम, लोक शिकायत देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देखेंगे, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत देखेंगे, गवर्नेंस देखेंगे। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग देखेंगे, सूचना का अधिकार देखेंगे, सूचना का अधिकार 2005 से, ठीक है, लागू हुआ था, ये चीज देखेंगे हम। राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ेंगे, क्षेत्रीय परिषद पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन। ठीक है, इस सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले केंद्र और उसके क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 28 राज्य, 8 संघ राज्य, जिसको हम यूटी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले क्या हुआ, ये जो यूटी थे 28 और ये 8 हो गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ था, पहले थे ये 7। ठीक है, कितने थे, पहले थे 7। जब दो यूटी और बने तो ये हो गए थे 9। अब ये 9 होने के बाद में जो दादर नागर हवेली और दमन और दीप, ये दोनों का मर्जर कर दिया गया। ठीक है, दोनों का मर्जर कर दिया, तो अब कितने हो गए, 28 आपके राज्य हो गए। ठीक है, और 8 जो हो गए यूटी हो गए, आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आप बस इतना याद रखेंगे। देखिए इसके बाद में देखिए राज्यों का संघ। भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है और भारत एक संभू सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रभु सत्ता संपन्न का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए संप्रभु है, मतलब एक स्वतंत्र है अपने आप में। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष का बात करें तो एक सकारात्मक, यहाँ पे जो है सकारात्मक अगर हम कहें तो सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब है कि ये जो है सभी धर्मों को संरक्षण देता है, सभी धर्मों को, भारत जो है सभी धर्मों को जो है संरक्षण देता है। और दूसरी चीज नकारात्मक, यहाँ पे जो है नकारात्मक आपको नहीं देखने मिलेगी। नकारात्मक क्या होता है, जो कि राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देना, मतलब इसमें जो है कोई भी धर्म को जो है संरक्षण नहीं देगा। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस ये चीज आप समझ लें कि जो राज्य है वो आपके जो है क्या करेगा, संरक्षण करेगा आपके जो है धर्म को। ठीक है, और जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, जिसमें कि आपको जो है कोई भी राज्य संरक्षण नहीं देगा आपके धर्म के आधार पर, एक तरह से न्यूट्रल रहेगा वो, मतलब कोई धर्म नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। ठीक है, संसदीय है, कितने सदन है, 2 सदन है, जिसे हम बोलते हैं उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन क्या हो गया आपका, जो बड़ा वाला सदन होता है जैसे बोलते हैं हम लोकसभा, एक होती है राज्यसभा जो निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रपति संघ का कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल ठीक बात है, संवैधानिक जो है प्रमुख होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इनके जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्र और उनकी राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इनका पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है। ठीक है, दमन और दीप है इनकी, दादर तथा नगर हवेली के जो है दमन और दीप। जम्मू कश्मीर की 2 हैं राजधानियां, जिसमें कि ग्रीष्म काल में जो है क्या कहते हैं आपको,
श्रीनगर देखने मिलेगी, और शीतकालीन में आपको जम्मू देखने मिलेगी। ठीक है, लद्दाख की हो गई आपकी लेह। ठीक है, पेंडुचेरी की बात करें तो पेंडुचेरी है। ठीक है, और चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़। राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का तो दिल्ली के तो दिल्ली है। ठीक है, इसी तरीके से लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, कवारती। ठीक है, कवारती है। ठीक है, बस इतनी से आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए जो है क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हमने, तो आप इन क्वेश्चनों को भी जरूर ध्यान से पढ़ें। देखो, दमन और दीप ये पूर्व में गुजरात, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कोलक नदी, दक्षिण में कलाई नदी से घिरा हुआ है। देखिएगा, दमन और दीप की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? दमन और दीप, इसकी बात चल रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं गुजरात में। देखो, ये जो है पूर्व में क्या है, देखो ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो है आपकी डायरेक्शन है। तो अगर हम बात करें, पूर्व में गुजरात हो गया। ठीक है, और आपका जो है अगर बात करी जाए, पश्चिम में अरब सागर है, तो ये अरेबियन सी या हो गया। ठीक है, अरब सागर हो गया इसका पश्चिम में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आप इसको, इसके कथन जो है आपका, आप बताएंगे कौन सा वाला इसमें सही है। दादर नगर हवेली 1961 में ये प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हो गया था। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा, और इसका सही आंसर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, दादर नगर हवेली को 1961 में केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी बनाया गया था। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों को मैप में बहुत अच्छे से देखेंगे। मैप में आप जो है इसको जो है पॉइंट आउट करेंगे, जिससे कि आपकी जो है तैयारी जो है बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला देखिए क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 देखिएगा, आगे देखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित किया। तो यहाँ पे जो, और आपसे मैंने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सारे, क्या कहते हैं उसे, राज्यों को जो है एकीकरण किया था। तो उन्हें बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क क्यों कहा गया? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्यों के कानून में स्थायी निवासी या अनुवांशिक राज्य नागरिक के नियम को लुप्त कर दिया। ठीक है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होगी, जबकि लद्दाख में विधानसभा का प्रभाव किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे कथन आपका। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होगी, नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, और जबकि लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से इसको पढ़ें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए ये है, देखो आप देख सकते हैं, ये जो है अलग अलग इसको न्यू मैप है, ये जो लद्दाख, ठीक है, लेह, और ये आगे आपको कारगिल, 2 जिले हैं, सबसे बड़ा लेह है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देख लीजिएगा। बात करते हैं नागरिकता, CAA। ठीक है, देखिए भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? एकल नागरिकता का मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों ही एक ही नागरिकता, दोनों की एक ही नागरिकता। कहने का मतलब यह है कि हमें जो राज्य का प्रमाण भी अगर हमारे पास, अगर दोनों चीज़ों के, हमें कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं केंद्र में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो कि अमेरिका में अगर हम बात करें, अमेरिका से अगर हम तुलना करें अपने की, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे जो है आपको स्टेट की परमिशन, स्टेट की जो है आप नागरिकता लेना पड़ेगी, और आपको अमेरिका की भी जो है नागरिकता लेना पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या है, डबल जो है क्या है, नागरिकता लेना पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है एकल नागरिकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता हो, उसको क्या मिलेगी? उसको नागरिकता मिलेगी। जिसका जन्म हुआ हो या उसके माता पिता में से एक भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, उनको नागरिकता मिलेगी। जो कम से कम 5 वर्षों तक साधारण भारत में रहो, वह नागरिक हो, उसको जो है नागरिकता मिलेगी।
और नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से जो है पहले क्या होता था, 11 साल जो है रहना पड़ता था। और इसका आगे भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है नागरिकता ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है किस तरीके से जो है इस पर लागू किया गया, क्या क्या प्रावधान है, और भी आगे देखेंगे हम। पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके अंतर्गत शरणार्थी व्यक्ति, शरणार्थी का मतलब होता है जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं, ठीक है, गैर कानूनी तौर पर, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और जो 5 वर्षों तक निवास साबित करेगा उसे नागरिकता का योग्य माना जाएगा। वो कौन कौन है? वो हैं आपके मुसलमान को छोड़कर 6 धर्म है। ठीक है, 6 धर्म है, वो आगे आपको में सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, टेंशन ना लें। यह अधिनियम इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इनर लाइन परमिट वाले पे जो है ये लागू नहीं होगा। संविधान की अनुसूची 6 में जो है जो शामिल राज्य हैं वहां पर भी लागू होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत कह दिया गया। ठीक है, अब इसका जो है सही आंसर क्या बनेगा, देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, बताइए आपको कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो इसका सही आंसर बताएं। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो पहली चीज, जो 5 साल तक रहेगा कहां पर, भारत में, उसको नागरिकता मिलेगी। यह जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य लागू होगा, नहीं होगा, इस पे लागू नहीं होगा। तो ये जो कहा गया है ये अधिनियम इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में लागू होगा, नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला जो है गलत हो जाएगा। देखिएगा अब मैं आपको बता दूं कि इसका इनर लाइन परमिट क्या होता है। देखिए इनर लाइन परमिट का मतलब होता है इनर लाइन परमिट, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसका जो है एक उसका जो है इनर लाइन परमिट जो है वहां पे जारी कर दिया जाता है कि यहाँ पे जो है ये चीज जो है जो कि 6ठी अनुसूची में, जो कि हम कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, जो कि बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। ठीक है, उन राज्यों में जो है ये जो है लागू नहीं होगा। अब ये इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं कौन कौन से, देखो एक तो हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, कौन कौन से, देखो लिख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आपका हो गया नागालैंड और मिजोरम हो गया, ठीक है, और मणिपुर हो गया। तो आपके ये जो राज्य हैं जितने भी, ये इनर लाइन परमिट में आते हैं। ठीक है, जो राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल है वो वहां भी लागू नहीं होगा। कहने का मतलब ये क्या है, अब जो है 6ठी अनुसूची में जो कौन कौन से राज्य शामिल है 6ठी अनुसूची में, वो है आपका असम, ठीक है, असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया। तो ये आपके ये राज्य जो है आपके काय में आते हैं, 6ठी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब सुनिए, अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या हुआ। देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को जो है दोनों सदनों से पास होने के बाद में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जो पास होने के बाद में क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचा ये उनकी मंजूरी के लिए। ठीक है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास पहुंचा मंजूरी के लिए, तो उन्हें जो है मंजूरी दे दी गई। सीएए ने में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से जो है बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, देखो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई को नागरिकता प्रदान करे। कितने लोग हैं ये, देखिएगा आप, 1
2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने 6 बताया ना, बस ये 6 लोग हैं। आपको याद रखना है। मुस्लिम को इनमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं करा गया है, इसकी वजह क्या है? मुस्लिम को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पे ज़्यादातर जो है सारे मुस्लिम हैं। तो इन्होंने क्या, सरकार ने क्या सोचा है, क्या वो कराया गया है, ये बताया गया है कि इसमें कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे मुसलमानों की जो है संख्या ज़्यादा है, और ये जो है जो गैर मुस्लिम हैं उन लोगों के साथ में कुछ अत्याचार होते हैं। तो इसलिए जो है सरकार ने क्या करा है कि उन्हें जो है बस 5 साल जो है भारत में बिताना पड़ेंगे, उनको जो है नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है धरने, प्रदर्शन, विरोध वगैरह हुए हैं, वो उसकी बात हम नहीं करेंगे, बस हमें पढ़ने से मतलब है, ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं हम मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। पहले कितने थे ये? पहले 10 थे, अब कितने हो गए? अब ये हो गए 11, ठीक है। पहले 10 थे, अब कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ये जो है क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी देता है, ठीक है, कृत के विरुद्ध। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, मतलब भाग 3 में जो है इसको शामिल किया गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये संविधान के सूची भाग 3 में जो है इसको जो है जगह दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं, बाकी जो है गलत है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मौलिक अधिकार में, ठीक है। देखो, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग कौन से? 3 में, ठीक है। समानता का अधिकार है, तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार का मतलब कि आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। भेदभाव अब आप कहोगे कि ये जो आप आरक्षण है वो क्या है, ठीक है। आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि ये आरक्षण जो है ये क्या है, भेदभाव नहीं है तो क्या है ये? मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो कहा गया है कि उसे जो है, मान के चलिए ये कोई बड़ा आदमी है, मान के चलो इसके पास जो है 200 रुपए हैं, ठीक है, इसके पास 100 रुपए हैं। अब इसको भी वही फैसिलिटी दी जाती है तो ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके पास हो जाएंगे 500 रुपये, मान के चलिएगा। अब इसको वो फैसिलिटी दी जाएगी तो इसके पास कितने हो जाएंगे? मान के चलिए 3 गुना बढ़ रहे हैं, इसके कितने हो जाएंगे? इसके 400, मतलब करेगा कम। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको उठाने के लिए जो है आरक्षण दिया गया। क्यों? क्योंकि पिछड़ेपन से जो जूझ रहे थे पहले से, तो उनको जो है एक समानता लाने के लिए जो है ये जो है आरक्षण जो है ये बनाए गए हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है। आपको जो है कहीं भी न्यायालय जा सकते हैं आप, उसके विरुद्ध जो है आस्था या अंतर कारण की स्वतंत्रता, मतलब आस्था का मतलब होता है हम जिस धर्म में आस्था रखते हैं, हमें अगर उसके खिलाफ अगर हमारे कोई ठेस पहुंचती है या उसका कोई अगर उल्लंघन, मतलब कुछ उसके विरुद्ध अगर कोई ऐसा वैसा कोई भी व्याख्यान किया जाता है या कुछ भी करा जाता है, तो आप उसके खिलाफ जो है जा सकते हैं, ठीक है। किसी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित करना, रखने संवैधानिक उपचार का अधिकार। कहने का मतलब यह है जिस धर्म में भी हैं आप, उसको सुरक्षित करने का ही अधिकार जो है आपको इसमें जो है मिलेगा। और इसके जो है एक मौलिक अधिकार है आपका, ये मौलिक अधिकार एक बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत मेन चीज़ बनाई गई है ये, ठीक है, कि सर उसमें अब मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो देखिएगा, मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूंगा मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए। दूसरी, मैं एक चीज मैं आपको ये बताता हूं, देखिएगा, अगर बात करें असीमित
असीमित नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर बात कहें असीमित नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये सीमित है। इस पे संसद जो है सीमा लगा सकती है, मतलब सीमा निर्धारित कर सकती है संसद के, हाँ तुम्हें इसके अंदर काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये कोई निरंकुश है नहीं, निरंकुश नहीं, अंकुश है ये। क्यों है? क्योंकि इस पे जो है अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें कहा गया कि निरंकुश है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है निरंकुश लगाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। जो आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, इसमें जो है संसद ने संशोधन कर दिया था और इस पे लेकिन सीमा बना, इसमें ऐसा किया गया था। देखो केशवानंद भारती केस क्या था? देखो केशवानंद भारती केस ये था, इसमें सरकार ने ये बताया है कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको जो है हम कुछ नहीं करेंगे उसका, ठीक है। क्या बताया गया? जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके जो है हम खिलाफ नहीं जा सकते, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर जिस पर संविधान टिका हुआ है, ठीक है। मान के चलिए ये कोई पिलर है, इस पर अगर मकान आपका टिका हुआ है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम तोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये पूरा पूरा मकान जो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है वो। अब बेसिक स्ट्रक्चर है की विशेषता क्या क्या है? देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका क्या होती है? जो हमारे जो कोर्ट अदालत है, इसको हम न्यायपालिका कहते हैं, जो हमारे लिए न्याय करती है, ठीक है। न्याय का मतलब जिसके हम विरुद्ध जो है अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां पर हम जो है अपनी आवाज को उठा सकते हैं, कुछ भी अपने जो अधिकार के लिए हम मांग कर सकते हैं, ठीक है। संघीय व्यवस्था हो गई आपकी, कोई भी कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, ठीक है। फंडामेंटल राइट इसमें आते हैं और मौलिक कर्तव्य भी इसमें आते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी इसमें आते हैं और आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसमें आते हैं। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। वो संपत्ति का अधिकार इसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है। पहले एक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो उसमें से वो निकाल दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन आपको जो है बहुत फेमस है, ये जो है बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं मिनी संविधान। क्या बोलते हैं इसको? मिनी संविधान बोलते हैं। मेन चीज, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संशोधन को जो है मिनी संविधान कहते हैं, ठीक है। और एक है आपका 11वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में। 2002 में जो इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है माता पिता का जो है एक मौलिक कर्तव्य होगा शिक्षा दिलाना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था कि 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं, इनको जो सभी के माता पिता जो हैं इनको शिक्षा दिलाएंगे, ये इनका क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है ये, देखो गांधी जी ने क्या कहा था कि आप मौलिक कर्तव्य अच्छे से निभाओ, अच्छे से करो, अच्छे से उसको जो है उसमें योगदान करो, मौलिक कर्तव्य में तुम जो है अच्छे से उसको वो करो, तो आपको मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। गांधी जी ने कहा था ये, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया संविधान के भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 51 का ये जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। ये जो जोड़ा गया था 1976 के माध्यम, 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये जोड़ा गया था। भारत के प्रत्येक नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य मिले हैं, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य कितने मिले? मौलिक कर्तव्य कितने मिले? 11 मौलिक कर्तव्य मिले। मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? सोवियत संघ से जो है लिए गए, जिसको हम रूस कहते हैं, ठीक है। रूस के संविधान से, यूएसएसआर, ठीक है। 11वें मौलिक कर्तव्यों को, 11वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य थे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जो है सरदार पूर्ण संघ समिति के आधार पर जो है क्या करा गया, इसको जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है मौलिक आधार, क्या कहते हैं उसको, मौलिक अधिकार में कर दिया, ठीक है। तो आप बस इतनी सी बात समझ लें। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य, अभी भी हम मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इससे। एक नागरिक के रूप में मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? इसमें आप बताएंगे कौन सा कर्तव्य जो है शामिल नहीं होता। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, आप बताएंगे।
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संयोज रखना। तो इसका भी आप बताएंगे किस तरीके से जो है इसका आंसर होगा अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना। ठीक है, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करना। तो अस्पृश्यता मिटाने का बस यही आपका जो है नहीं है शामिल इसमें, बाकी सभी शामिल है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, ये सारा जो है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार में भावना का विकास करना, ये भी आपका जो है मौलिक कर्तव्य है। इसको जो है अस्पृश्यता को मिटाने का अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 में जो है फंडामेंटल राइट में पहुंच गया है। ठीक है, कायम में मौलिक अधिकार है, ये कौन सा है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में। ठीक है, बस यही आपका जो है गलत है इसमें। ठीक है, प्राण और मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये सारा आपको जो है ये देखो इसमें क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, बताइए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि के संरक्षण में संरक्षण। अब बात करें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और पुरुषों के स्त्रियों को दोनों समान कार्यों का समान वेतन मिलने का। तो ये जो है आपका ये, ठीक है, ये वाला जो है इसमें निहित, ठीक है, निहित है। कहने का मतलब क्या है? बात करें आर्टिकल 29 से 30 में जो है इसका जब वर्णन किया गया, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। ठीक है, ये सारे आपके क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके। ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये। अब क्या होता है, एक चीज और समझें आप। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है आप उसमें जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? उसकी वजह यह है कि ये जो राज्य सरकार होती है या जो राज्य सरकार है, ये आपके ऊपर अगर कोई चीज़ अगर लागू करती है, उसको और सही करके अगर लागू भी नहीं करती है, उसकी अगर जैसी उसकी हिम्मत पड़ेगी वैसे अगर वो करे काम, तो आप जो है आप उसके खिलाफ जो है कहीं जा नहीं सकते। उसकी मर्जी है वो कैसे तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ लागू कराए। ठीक है, अगर हाँ बस ये है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। बस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये तत्व वर्णित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब चेंज होने वाले नहीं है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ये जो है आपका प्रकृति है। ठीक है, तो इनमें दोनों में जो है सही हो जाएगा, दोनों जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है राज्य के नीति तत्व पे जो है आधारित है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको ही कहते हैं डीपीएसपी। उल्लेख संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसका वर्णन किया गया। फिर 51A में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र, प्रकृति और नियोजित। ठीक है, ये चीज आपकी जो है इसके अंदर दी गई है। बात करते हैं कार्यपालिका। ठीक है, देखिए कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका और केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता की सलाह देगी। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी। ठीक है, अब राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो योग्यता अगर पूछी जाए राष्ट्रपति का कि क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक हो। पर यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि जन्म से नागरिक हो। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना कि यह नहीं कहा गया है कि जन्म से नागरिक हो। ठीक है, अमेरिका में ऐसा होता है कि जन्म से नागरिक मांगते हैं वहां पर।
ठीक है, इस चीज़ को आप जो है कंपैरिजन करते चलें, जिससे कि आपके जो है कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बनेगा। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, उसकी कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए आयु। ठीक है, उससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, और कार्यकाल इसका होता कितना, 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति की हम बात करें, देखिएगा, देखिए राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको जो है एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, जो पॉलिटी में आपको मिलेगी। वहां पे मैंने बताया है कि संक्रमणीय चुनाव प्रणाली कैसी होती है, किस तरीके से चुनाव होते हैं इनके, किस तरीके से जो है इनका प्रतिनिधि होते हैं, मतलब किस तरीके से इनका जो है कितनी सीटों का, मतलब कितने का अनुमोदक होना चाहिए, कितना प्रस्तावक होना चाहिए, मैंने आपको सब डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जो सेकंड वाला नंबर का आएगा वो उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, प्रणाली कार्यकाल जो 5 वर्ष की होगी। ठीक है, राज्यसभा का पायदान सभापति के राज्यसभा का पायदान सभापति होता है। ठीक है, क्या होता है, राज्यसभा का पायदान सभापति होता है। देखिए श्री रामनाथ कोविंद ये जो है हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वेंकैया नायडू ये सभापति हैं। ठीक है, जो आपको पता है ओम बिरला ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, बस इतनी बात आप ध्यान में रखना। राज्यसभा लोकसभा की अगर हम बात करें तो देखो, राज्यसभा लोकसभा के बारे में मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखो मैं सब बस मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। 252 सीटें हैं। ठीक है, 252 सीटों में अब क्या होगा, लगभग जो है आपका 250 सीटों पे जो निर्वाचन होते हैं, कितने पे, 250 पे। अब उसमें क्या होगा, 338 सीटें जो होंगी आपकी कौन सी होंगी, जो राज्य और संघ राज्य से होंगी। ठीक है, कैसे होंगी, राज्य संघ राज्य। और 12 लोगों को जो है मनोनीत करेंगे कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें कौन होंगे वो 12 लोग, वो जो साहित्य में जिन्होंने योगदान दिया होगा, साहित्य में, विज्ञान में, कला में, ये जो फेमस जो वो हैं, जैसे कि सचिन है। ठीक है, मतलब क्रिकेट में, साहित्य में, विज्ञान में, किसी में भी उन्होंने अगर योगदान दिया होगा तो उनका जो है मेंबर बना दिया जाएगा, राज्यसभा का मेंबर उनको बना दिया जाता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव जो है राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। देखो अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए जिसको हम चुन के भेजते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट वोट करते हैं। अब जो जिसको हमने वोटिंग करी वो आगे जाके किसी को चुनेगा तो उसको वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, अप्रत्यक्ष चुनाव। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हम उच्च सदन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम उच्च सदन, इसको बोलते हैं हम निम्न सदन। क्या बोलते हैं, निम्न सदन। बस आपको ही ध्यान रखना है, इसको हम निम्न सदन और इसको जो है उच्च सदन बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव, ये प्रत्यक्ष इसमें होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, इसमें होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो आप ये जो है अच्छे से इसका डिफरेंस याद रखिएगा, ये प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष। अब इसमें कितने लोग होते हैं, इसमें होते हैं 530 सीटें लगभग। ठीक है, इसमें 530 सीटें जो है निर्धारित की गई हैं 2026 तक जो है इसमें जो है 550 जो है सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे अच्छे से और देखो, मैंने लिख भी दिया है इसके बारे में, लिखा हुआ है। देखो राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधि करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरण मत के द्वारा होता है, जो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ये जो है मैंने आपको बताया किस तरीके से, इसका मैंने डिटेल वीडियो भी डाल रखा आपके लिए, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वर्तमान समय में 245 सीटें हैं, जिसमें 223 सीटें राज्यों और संघ के प्रतिनिधियों को होती है। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से देख लेना। देखो मैंने ये भी आपको बता दिया है, तो आप इसको भी लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों के सभा है, जिसमें चुनाव वयस्क मताधिकार के जो है 18 साल तक वाला अब दे सकता है। ठीक है, इसमें पहले क्या था, पहले था 21 साल वाला देता था इसमें वोटिंग, जो लोकसभा होती है। ठीक है, इसमें पहले क्या होता था, जो भारत का नागरिक हो, पहचान पत्र हो,
तो इसमें जो है वोट करेगा, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले 21 साल की उम्र मांग होना चाहिए थी, ठीक है। अब जो है 18 साल की वोटिंग पे हो जाता है। ये कब हुआ था, ये चीज जो है वो हुई थी, ये 62वें संविधान संशोधन 1988 में हुआ था ये, ठीक है। 62वें संविधान संशोधन 1988 में जो है इसके माध्यम से जो है इसको लागू कर दिया गया था कि 21 साल जो है कितनी होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है। तो बस आप इसको ध्यान रख रहे हैं, ये सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए, 552, ठीक है। और ये जो है ये 2026 के जो है बाद में ही चेंज होगी, ठीक है। और इसमें जो है 84वीं संशोधन अधिनियम अनुपालन करता है 1931 के जनगणना और लोकसभा के विभिन्न राज्यों में आवंटित किया मौजूदा सीटों की संख्या जो है ये जो है कब बताया गया, 54वां संसदीय अधिनियम का अनुपालन करते हुए, ठीक है। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही इसको इन सीटों को जो है मतलब सेट किया गया था, मतलब इन सीटों को जो है बनाया वो करा गया था कि हाँ कि ये जो है कब तक रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल जब तक के पहले भंग ना किया जा सके, इसकी पहली बैठक नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी लोकसभा या राज्यसभा को मान के चलो, अभी आपका राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र अगर देते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति आपका जरा त्याग पत्र अगर देते हैं और टाइम रह जाता है 1 साल, मान के चलिए 1 साल रह गया था, टाइम हो गया, अगर अगला वाला राष्ट्रपति बनेगा तो वो वहां से उसकी स्टार्टिंग होगी। ये नहीं कि वो 1 साल के लिए ही बनेगा ना, उसको जो है वहां से स्टार्टिंग होगी और 4 साल जो है और बनेगा वो, ठीक है। कहने का मतलब ये पूरे 5 साल ही बनेगा, ठीक है। जो प्रथम बैठक से नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की होती है। कहने का मतलब देखो यही बताया गया है कि पहली बैठक से नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की होती है, ठीक है, भंग होने के कंडीशन में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है करंट का जो है आपका जो पास जो है मेरा डाटा जो है ऐड कर रहा है, ये जो है नेट से लेके, ठीक है। 17वीं लोकसभा के बारे में बताया गया कितनी जो है कहाँ पर जो है कितने परसेंट जो है सीटें मतलब कितने परसेंट जो है वोटिंग वो सीटें आई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, इसको जो है आप मैप में और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या परसेंटेज रही फीमेल की, 78% रही है, ठीक है। 78% जो है फीमेल जो है इसमें रही, और सॉरी 78 जो है फीमेल जो है इसमें अब कैसे वोटिंग में जीती हैं, और 14%, ठीक है। टोटल की कितने परसेंट, 14%, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। और बाकी तो ये 464 और 85% जो है जेंट्स मतलब मेल की वो रही है, ठीक है। देखिए सारा इसमें से आप जो है ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे कि सीटों का आवंटन है, ये सीटें बताई गई हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। कितनी, 80 सीटें कायम है उत्तर प्रदेश में। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आ गए बिहार में, ठीक है। बिहार में कितनी है, 39 बिहार में, और 39 ही तमिलनाडु में, ठीक है। 39 ही कहाँ है, तमिलनाडु में। बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो 29 मध्य प्रदेश में हो गई आपकी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सीटें हैं, 48 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको अच्छे से देख लेना, देखिएगा आगे चलिएगा। कुछ क्वेश्चन भी देखते चलें। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, इसमें कथन कहा गया है, ये कहा गया है कि किसी भी उसमें जो है नहीं बढ़ाया जा सकता, या एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर बताइए आप कि आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर करें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लोकसभा के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिएगा। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष के द्वारा होता है लोकसभा का। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो संविधान का 84वीं संशोधन अधिनियम 1926 तक परिवर्तित रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी यहाँ भी क्वेश्चन में बिल्कुल सही कहा गया है। आप बताइएगा तीसरा क्या कह रहा है। लोकसभा का की आपातकाल अवधि संसद द्वारा अवधि के 1 वर्ष में अन्याधिक बढ़ाई जा सकती है।
हाँ बिल्कुल बढ़ाया जाती है, मतलब अनाधिक का मतलब होता है इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, अनाधिक इसलिए कहा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही बिल्कुल ठीक है, तीनों ही विचार जो हैं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखने ना, राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु जो है 30 वर्ष से, और लोकसभा के मामलों में कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम एल ए, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके कौन होते हैं, ये होते हैं MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, लोकसभा की चुनाव प्रणाली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, अच्छे से देखिएगा। लोकसभा में चुनाव करने के लिए राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। देखो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है उस एरिया को जो है एक तरह से इंडिकेट करना कि ये जो है चुनाव क्षेत्र जो है ये यहाँ का चुनाव क्षेत्र है, ये इतने जो है इसमें विधानसभा इतनी, नाम लिख दिया जाता है कि कौन सी विधानसभा से और कौन सा जो है, ठीक है। अब देखिएगा क्या जाता है, राज्यों के बीच प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व समान हो। दूसरा, परिसीमन आयोग अधिनियम जनगणना के आधार पर राज्यों के प्रदेश क्षेत्रों में निर्वाचन का कार्यों को विभाजित किया जाता है, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या के आधार पर विभाजन कर 2026 तक जो है आपका जो है ऐसी की ऐसी रहेगी, आधार 2001 के। SC ST आधार आरक्षण जो है 1960 में। देखो SC इसका जो है आरक्षण जो है बढ़ा दिया गया है 10 साल के लिए। और जो आपका एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन आप जानते हैं एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिनके माता पिता विदेश में जन्मे हों और वो जो है भारत आ गए हों, ठीक है, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब एंग्लो इंडियन की जो है संख्या ना बहुत कम रह गई है, 296 रह गई है, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है उनका जो है कोई भी अभी प्रतिनिधि नहीं है उनका, ठीक है। करंट अपडेट है, मैंने यहाँ पे देखो ऐड कर दिया है ये लेटेस्ट करंट अपडेट, ठीक है। 2019 में 95 संशोधन अधिनियम वो इस संशोधन द्वारा 2020 तक आरक्षण जिसकी ये जो है इतने में खत्म हो गई थी, ठीक है, 10 साल के लिए अब बढ़ा दी गई है। किसके लिए? SC ST का जो आरक्षण था वो, ठीक है, हर 10 साल के लिए बढ़ रही है इस बात ये। और 126वां संविधान संशोधन में लाया गया 2030 तक जो है इसको आरक्षण को बढ़ा दिया गया। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? 126वां संशोधन जो है किसके लिए लाया गया है? तो ये जो है आरक्षण के लिए बढ़ाया गया 10 साल के लिए SC ST वालों के लिए, ठीक है। एंग्लो इंडिया आरक्षण को खत्म कर दिया गया क्योंकि मात्र जो है अब 296 रह गए हैं। फास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत के आधार पर ही विजय घोषित किया जाता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। देखिएगा संसदीय समिति की अगर हम बात करें, संसदीय के कार्यों में विविधता, तो संसद के कार्यों में विविधता से तो है, साथ ही उसके पास काम की अधिकता भी रहती है। कहने का मतलब यह है कि उसके पास जो है ना काम जो है सांसदों के पास संसद में जो है काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत कम बहुत सीमित होता है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए उनके पास जो है कार्य की जो है अधिकता बहुत ज़्यादा रहती है। संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत दोनों सदनों को निर्मित नियमों के तहत अधिनियमित होती है, ठीक है। सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदार्थ समिति। तो वो तदार्थ समिति क्या होती है? जो किसी विशेष काम के लिए बनी हो और उसे समाप्त कर दिया जाए उसके बाद में, ठीक है। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग की, देखो निर्वाचन आयोग जो है 324 में जो है इसका जिक्र किया गया, किसका? निर्वाचन आयोग का, ठीक है, 324 में जो है निर्वाचन आयोग का। और यह स्थायी समिति लोकसभा के समितियों के वित्तीय समिति को लोक लेखा समिति, परिक्रम समिति के सरकारी उपक्रम की समिति है, ठीक है। परिक्रम समिति का वे बताती है कि नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है, ठीक है। तो आप बस इतनी बात समझ लें। देखिएगा भारत की संचित निधि आप जब तक नहीं निकाल सकते जब तक संसद की जो है अनुमति नहीं ले लोगे, ठीक है, अनिवार्य है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 266 में, ठीक है। आकस्मिक निधि होती है एक आपकी,
ये 267 में दिया भी है, 267 में, 67 में राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तो आप जो है कोई भी पैसा फंड नहीं निकाल सकते। लोक लेखा निधि, ये संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं है, ये जो है निकल जाता है, ठीक है। ये आपका जो है पब्लिक अकाउंट फंड कहलाता है, ठीक है। ये भी 266 में इसका जो है जिक्र किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजभाषा, देखिए राजभाषा संवैधानिक और संवैधानिक प्रभाव। देखिए राजभाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी की जो देवनागरी है उसे जो है 343A में एक में देवनागरी लिपि में हिंदी की राज्य की संघभाषा होगी। ये जो है अनुच्छेद चले हैं लगभग 43 से 351 तक, ठीक है। 351 तक जो है इसमें यही वर्णन किया गया है और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि अनुच्छेद कौन कौन से में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो आप जो है देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सारा विस्तार से। देखो अनुच्छेद धारा 300 ये जो है आपको 43(2) में कहा गया है अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में, मतलब अंग्रेजी जो है ये 15 साल के लिए जो है मान्यता दी गई थी इसको, कि अवधि के लिए जो है इसको आरंभ किया गया था, पर अब इसको जो है मतलब अब इसको लगातार लागू रखा, मतलब लगातार चल रही है अब। क्यों? जो भी आधिकारिक हमारा अगर कोई भी हम सूचना लेते हैं तो हम अंग्रेजी में भी ले सकते हैं और हिंदी में भी ले सकते हैं, वो हमारी राज्य भाषा, ये जो है हमारी राजभाषा, ठीक है। पर अंग्रेजी जो है हमारी, इसको भी जो है दोनों भाषाओं का उपयोग जो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 43 से बाद में अगर हम 44 की बात करें, 344 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 साल बाद भाषा आयोग का गठन करेंगे और 10 साल बाद संसदीय समिति का गठन करेंगे, ठीक है। 5 साल बाद जो है भाषा आयोग का गठन और 10 साल के बाद संसदीय समिति का गठन करेंगे भाषा के लिए, ठीक है। 45 में क्या कहा गया? राज्य की भाषा एक या अधिक हो सकती है, ये 45 में क्या गया। और आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु भाषा बनाई गई है, ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जो है इसको जो है अलग किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें यूपी में हिंदी और उर्दू चलती है, उर्दू को जो है, और यूपी की बात करें तो उर्दू की, तो और ये देखी जाए तो ये 1989 में जो है इसको जो है भाषा बनाया गया है इसको, ठीक है, राज्य भाषा बनाया गया, ठीक है। और उत्तराखंड में जैसे हिंदी और संस्कृत है, ठीक है। इसी तरीके से हम 346 की अगर हम बात करें, 346 की, अनुच्छेद 346 की, तो पात्रों की भाषा जो है, पत्रों की जो भाषा है, पत्रों की जो भाषा है उसका जो है लेन देन जो होगा वो कौन सा होगा? वो हिंदी में होगा, ठीक है। 47 में गया, और कोई भी भाषा ज्यादा बोली जाती है तो उसको चाहे राज्य चाहे तो विशेष उपबंध बना सकती है। अनुसूची 8 में जो है 14 भाषा थी और अब जो कितनी भाषा है? 22 भाषा हो गई हैं। इसीलिए जो है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो है 348 में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कामकाज की संसद का विधानसभा के लिए जो है इसमें जो है मान्यता दे दी गई थी। और 349 में जो कहा गया राजभाषा के संबंधित कोई भी विधेयक पास नहीं करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या? राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक पास कराना है तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, तभी आपका जो है ये पास हो पाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम बात करें 50 में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाए, अल्पसंख्यक विधेयक और अपनी राजभाषा सरकार से बात करने के लिए, ठीक है। सरकार से अगर बात करना आपको तो अपनी राजभाषा में ही ज्यादातर करें, ठीक है, ये बात कही गई। 51 में कहेगा हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए कि आपको हिंदी का जो है विकास अधिक से अधिक करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आपको जो है ये प्रशासनिक और रिपोर्ट संसद सदन को रखने का आधिकारिक पात्र के, अब ये ना आप सब चीजें बता दी हैं, इसको जो है आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपने अगर ये सारी मेरी बातें अगर सुनी होंगी अच्छे से तो आपको जो है कभी भी परेशानी नहीं होगी हिंदी के बारे में, और अनुच्छेद पता किया जाएगा तो। क्रमिक लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय संवैधानिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधार तथा प्रशासन से संबंधित लोक शिकायतों के समाधान के लिए सरकार का नोडल एजेंसी बनाई गई। कौन सी एजेंसी? नोडल एजेंसी, इसको कहते हैं नोडल एजेंसी, ठीक है, इसको बनाया गया। संकट काल में प्रबंध निराशा से आशा की ओर, ठीक है, ये एक प्रबंध बनाया गया। शासन की नैतिकता, स्थानीय प्रशासन, ये जितने भी ये एक तरह से प्रशासनिक सुधार के लिए एक समितियां बनाई जाती हैं, कुछ उनके लिए उपबंध किए जाते हैं, तो बस उसके बारे में ही इसमें बताया गया है, ज़्यादा कुछ ऐसा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, ठीक है,
गुजरात के भूकंप के पश्चात राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण को मान्यता दी और प्रभावी शमन तंत्र हेतु सुझाव पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर चाहे राज्य चाहे तो आप अपना जो है कुछ भी ऐसा उपबंध बना सकती है, नियम बना सकती है जो कि पब्लिक के हित में फायदेमंद हो। इसका कार्य योजना के मंजूरी देना और योजना के निर्माण के लिए प्राधिकरणों के दिए शिक्षण निर्देशों का पालन कराना और विकास योजनाएं परियोजना का आपदा को रोकथाम आपदा पश्चात विभागों को, ये जो है देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिकल्पना की गई। सरकार ने जो है सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम किया गया। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए इनके दोनों आंसर जो है सही हैं, तो ये दोनों जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है। सरकारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1990 में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता होती है और ये उपरोक्त में कौन सा सही जो है वह कथन जो है बताइए कौन सा सही है। देखिएगा गृह मंत्री के नहीं होती है, ये जो होती है आपकी प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। ठीक है, आप बताइए गृह मंत्री इस टाइम कौन है। अमित शाह जो है इस बात गृह मंत्री हैं। ठीक है, अमित शाह जिसको हम मोटा भाई बोलते हैं। तो इनका जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऊपर के कथन जो है बिल्कुल ठीक है और ये वाला जो कथन है कि केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, नहीं पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इस उसके जो है अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। उपरोक्त में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ये अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री नहीं, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन? गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। अब गृह मंत्री मैंने आपको बताया कौन है, बताइएगा। अमित शाह। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, इसलिए ये जो है गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका देख लेते हैं। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? राज्यपाल होंगे, मंत्री परिषद होगी, विधायिका होगी। इसको हम पढ़ते हैं, देखिएगा। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है। ठीक है, ये राज्यसभा के राज्यपाल की नियुक्ति है 5 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए उपबंध की जाती है और राष्ट्रपति चाहता है कि वह अपने पद पर रहे तो केवल भारत के नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष है वो नियुक्ति का पात्र हो और जिसकी जो है राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर 35 वर्ष की आयु हो चुकी है और वो जो है राज्यपाल और बनना चाहता है तो वो राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आप भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। निर्वाचन आयोग को देख लिएगा। देखिएगा भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय के निर्वाचन आयोजित करने तथा निर्वाचन सूचियां तैयार करने में पर्यवेक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जिसको 1950 में आरंभ किया गया। इन कथनों अब ये जो है, अब नीचे देखिए क्वेश्चन है, इसके बारे में अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न वक्तव्यों को विचार कीजिए। यह कहा गया चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और कार्यपालिका की हस्तक्षेप के सुधार को सुरक्षा संविधान की धारा 324 के सुरक्षित की गई है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा उनके 65 वर्ष की आयु पहुंचने तक होता है, जिसमें कि वो इससे जो भी पहले हो जाए। ठीक है, या तो देखो 6 वर्ष का कार्य पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पूरी हो जाए, मतलब 65 वर्ष की आयु हो जाए, दोनों में से जो भी कार्य हो। तो इसका जो है दोनों ही ठीक है। ये ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल ही ठीक है।
तो बस आपको जो है अच्छे से याद रखना। देखो बात करते हैं हम कृषि की, थोड़े से कृषि की बात भी कर लेते हैं। चैप्टर है 4 ये, और इसका जो आगे इसका जो कुछ डिटेल रह जाएगी वो हम जो है अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है अभी भी। कृषि का महत्व, उत्पादन, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना और मुख्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, किसान क्रेडिट बीमा फसल और कृषि लागत मूल्य आयोग और MSP के निर्धारण, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है निर्धारित की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, मिट्टी और उत्पादकता का प्रबंध जो है ये सारा जो है इसी में ही आता है, ठीक है। कृषि का महत्व देखियो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। कैसी? बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी का लगभग 54% जो है कृषि में से जुड़ी है। और अब का जो है डाटा 2021 में लगभग आ जाएगा नया डाटा, ठीक है। गतिविधियों से लगा है कि देश में सकल मूल्य वर्धन का इसकी हिस्सेदारी जो है 17.4% और 2016 के अनुसार 17, ठीक है, 2016-2017 के अनुसार क्या है 17.4%। क्षेत्र की प्राथमिकता देखते हुए भी भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा की जो है आप जाओगे कृषि विभाग, वहाँ पर जो आप अपनी जो है मट्टी, खेत की मट्टी लेके जाके उसको चेक कराओगे कैसी स्वस्थ है, या कुछ उसमें क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। द्वारा सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरता को सुधार लाने के लिए जो है ये जो है इसका जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। इससे बड़ी बड़ी जल क्षमता की सिंचाइयों के लिए जो है सुधार करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, ये भी जो है द्वारा जैविक खेती का समर्थन को किसानों की आय में वृद्धि के लिए है। जैविक खेती मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है किसी भी दवाइयों का यूज ना करें, ठीक है। एकीकरण राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ये करा गया है, ये सर्जन के समर्थन में कई कदम उठाएं, जिसके लिए अतिरिक्त 2016 में एक साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप जो है मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया आपका, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा हो गया, ये आपका है कृषि लागत मूल्य आयोग हो गया आपका, ठीक है। MSP निर्धारण करता है भारतीय जो कि गेहूँ और जितने भी आपकी फसल आती है उसका जो है मिनिमम प्राइस जो है सेट करता है कि हम जो है सरकार जो है किसानों से इस रेट पे जो है धान, गन्ना और जितनी भी चीज़ें ये सारे सेट करते हैं, ठीक है, गेहूं वगैरह, चना। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये जो है इसकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये जो है किसी भी चीज़ का हाइब्रिड बनाना, मतलब उसको जो है अनुसंधान करते हैं उसके ऊपर, मिट्टी की उर्वरता को प्रबंधन, मतलब इसकी जो है उत्पादकता को चेक करेंगे, ठीक है। मुख्य कार्यक्रम चल रहे हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 15 से 2000 की अवधि के लिए उद्देश्य है जमीनी स्तर पर सिंचाई के निवेशकों का सम्मिलित करना, सिंचाई सुविधा वाले कृषि क्षेत्रों का विस्तार, पानी का अवैध जमा, खेतों का प्रबंध का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ठीक है। प्रति बूंद अधिक फसल पैदा करना, कहने का मतलब है प्रति बूंद से अधिक फसल को जो है पैदा करने का संरक्षण, जल संरक्षण की विधि, और इसके से सारी चीज़ें इसके जो है बनाई गई हैं। देखो सरकार ने अभी एक चीज़ ये बनाई गई, सरकार ने अभी एक योजना ये बना रही है कि हम बोरिंग करेंगे और बोरिंग करने के बाद में 10% जो है किसान देगा, बाकी 90% सरकार देगी। उसमें क्या होगा, बोरिंग जो है जैसे बारिश पड़ती है तो पानी इकट्ठा हो जाता, तो उसको जो है चार्ज करेंगे, ये किसे, जो ज़मीन है उसको चार्ज करेंगे, उसके अंदर जो है पानी का जो है प्रवेश कराएंगे, ठीक है, जो बाद में जो है उसको यूज़ कर सकेंगे। ये जो है कुछ ऐसी योजना जो है बनाई गई है, ठीक है। करंट की न्यूज़ है ये, आप इसको देख लेंगे। किसान क्रेडिट योजना है, इसके अंदर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। किसान क्रेडिट का मतलब KCC। KCC क्या है, देखिए KCC ये है कि आप बैंक में जाएंगे, जिसका जो भी है किसान सम्मान निधि जो कि 2000 रुपये प्रति तिमाही जो मिल रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, अगर वो उन लोगों के अगर पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जाएं अपने बैंक में और जाने के बाद में किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं,
जिससे कि आपको जो है अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो कम ब्याज पर आपको जो है पैसे मिल जाएंगे। देखिए किसानों को 7% ब्याज से सालाना जो है 3 लाख रुपए और एक कर्ज 1 साल के लिए दिया जाएगा। कब तक के लिए? 1 साल के लिए। यदि ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो 4% का सालाना कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है 7% अगर 1 साल के बाद अगर आप जमा करते हो 3 लाख रुपए तो 7% के हिसाब से अगर आप जो है समय से भुगतान कर देते हो तो 4% सालाना कर दी जाती है। ठीक है, ये जो है कम कर दिया जाता है। भारत में कृषि के महत्व को बताते हुए ये देखो आपके लिए मैंने क्वेश्चन जो है डाले हैं, ये आप जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला ये देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये देख लीजिएगा। उद्देश्य देख लीजिएगा, एक समन्वित और संतुलन मूल्य तैयार करने का उद्देश्य को गठन हुआ इसका, और इसके अंतर्गत 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया था, MSP। ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, और जिसमें 7 खाद्य फसल जैसे गेहूँ, वो धान हो गया, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ। ठीक है, 5 दलहनी फसलें हो गई, चना, तुवर और मसूर और मूंग। ठीक है, उड़द हो गया, 7 तिलहन, ये मूंगफली, सोयाबीन, और इसमें से तेल निकलता है। ठीक है, ये खाद्य वाली मतलब जो हम खाते हैं। ठीक है, दलहनी मतलब जो दाल होती हैं, दालें, और ये होता है तिलहन, तिलहन का मतलब जिसमें तेल निकलता है। ठीक है, ये तिलहन में आता है। सूखा नारियल, पटसन, गन्ना, कपास आदि शामिल है। बस आपको बस इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। MSP के निर्धारित तत्व मांग के आपूर्ति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर के हिसाब से जो है सेट किया जाता है। क्षेत्रों में व्यापार शर्तों के उन पर व्यक्ति वस्तुओं पर MSP का उपभोक्ता पर प्रभाव भूमि तथा जल जैसी प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखती है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वयत्ताशासी निकाय है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत जुलाई 1929 में पंजीकरण सोसाइटी का पहला इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम था उसका। ठीक है, जो पहला वाला था। इसका कार्य बागवानी, मत्स्य पालन और कृषि विज्ञान जो है अनुसंधान और शिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन का उपबंध करना है। पशुधन गणना हुई थी अभी। ठीक है, तो इसमें देश में पशुओं की गणना जो है पहली बार जो है 5 वर्ष में ये गणना की जाती है, जिसमें कि 2019 में की गई थी 20वीं पशुधन गणना की गई थी, जिसमें पशुओं की संख्या जो है 512 मिलियन से 4% बढ़ा के जो है 536 हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बराबर में एक घंटी बनी होगी इस तरीके से, उसको आप क्लिक कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।